अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में से है, जिसमें अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस जिसका पहला जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। हमें पता होना चाहिए कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, इसमें हम किस चीज़ को स्टडी करेंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर हमारा जो है वो बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। सो बायो को अगर हम जो है वो इसको देखें, बायो वर्ड इसको जो है वो डिफ़ाइन करते हैं, बायो मीन लाइफ और द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और अगर हम केमिस्ट्री को देखें, केमिस्ट्री मीन्स द स्टडी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, केमिकल कंपोनेंट्स, कंपाउंड्स। सो कंबाइनली अगर हम देखें तो हमारे पास बायो केमिस्ट्री मीन्स कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, हमारे अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनकी स्टडी को, केमिकल कंपोनेंट्स या केमिकल कंपाउंड्स की स्टडी को हम बायो केमिस्ट्री कहते हैं। बायो केमिस्ट्री जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर बहुत से जो रिएक्शंस होते हैं उनमें, या बहुत से जो कंपोनेंट्स होते हैं वो केमिकल होते हैं, ठीक है, वो केमिकली आपस में कंबाइन हुए होते हैं। इसलिए जो है वो बायो केमिस्ट्री की जो टर्म होती है वो बहुत से रिएक्शंस को जो है वो डिस्क्राइब कर रही होती है। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस आ जाता है, रेस्पिरेशन आ जाता है, डाइजेशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन कैन आल्सो बी डिस्क्राइब्ड इन द टर्म ऑफ द बायो केमिस्ट्री। ओके, अब इसमें जो चीज़ आपने याद करनी है, एक तो है बायो केमिस्ट्री की डेफिनेशन, नेक्स्ट आपने जो है वो सेकंड 2.1 का जो टेबल है ये आपने याद करना है एमसीक्यू की पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नेक्स्ट अब इसमें जो है वो मेन जो चीज़ है वो है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स, ठीक है। इसकी दो टाइप्स हैं, आगे हम इनको डिस्कस करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म जो होता है हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनका सम, ठीक है, उनको कंबाइनली हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म, ठीक है। द टोटल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग विद इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट चेंज द फूड इनटू एनर्जी, जो कि फूड को क्या कर रहे होते हैं? एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ये सारे क्या होते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, या फिर इसको जो है वो हम मेटाबॉलिज्म कह रहे होते हैं। सो हम अब वो जो एनर्जी बनती है, जो खुराक हम खाते हैं, जो खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। वो एनर्जी क्यों रिक्वायर्ड होती है? हमारे ग्रो करने के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, थिंकिंग के लिए, मूविंग के लिए, इवन के हर एक्टिविटी के लिए हमें वो एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। अब मेटाबॉलिज्म को जो है वो कंट्रोल कर रही होती है बॉडी के अंदर बहुत सी स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, स्पेसिफिक प्रोटीन्स अल्लाह ताला ने रखी होती हैं जो कि हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को जो है वो कंट्रोल कर रही होती हैं। ओके, ये तो हो गया मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट आगे आ जाए, इसकी दो टाइप्स होती हैं। नंबर 1 पे है कैटाबॉलिज्म एंड नंबर 2 पे है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? कि कैटाबॉलिज्म होता है जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन की जाती है और उनको कन्वर्ट किया जाता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। द ब्रेक डाउन ऑफ द लार्जर मॉलिक्यूल्स एंड द टू कन्वर्ट दैम इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज द कैटाबॉलिज्म। एंड ड्यूरिंग द कैटाबॉलिज्म के दौरान क्या होता है? एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। और एनाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म क्या होता है कि जिसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं और वो कंबाइन होकर क्या करते हैं? लार्जर मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द एनाबॉलिज्म एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। देखिए, कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज़ होती है, एनाबॉलिज्म में एनर्जी जो है वो यूज़ होती है। ये डायग्राम आपको जो है वो मैं दिखाती हूँ। ये डायग्राम में इसको जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। देखिए, ये लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन हो रही है किसके अंदर? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। और इस दौरान जो है वो लार्जर से स्मॉलर चीज़ हमारे पास बन रही है, तो इस दौरान एनर्जी क्या होगी? रिलीज़ होगी। अब देखिए यहाँ पे एनाबॉलिज्म को अगर हम देखें तो इसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं? लार्जर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जब एक स्मॉल चीज़ लार्जर मॉलिक्यूल्स में, स्मॉल चीज़ एक बड़ी चीज़ बनाती है, तो उस दौरान हमें जो है वो एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो जो सिस्टम होता है वो एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा होता है, ठीक है। इसकी एक डायग्राम मज़ीद देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास ये देखिए मेटाबॉलिज्म है ओवरऑल, जिसमें कैटाबॉलिक रिएक्शंस भी आ जाते हैं और एनाबॉलिक रिएक्शंस भी आ जाते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म में देखें लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, एक तरफ हमारे पास डायग्राम में शो किए हुए हैं ये, और दूसरी तरफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं। लार्जर मॉलिक्यूल्स की जो ब्रेक डाउन होती है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, इसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। और इस दौरान क्या होती है? एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। एनर्जी क्या होगी? रिलीज़ होगी।
अब दूसरी तरफ देखिए स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को अगर हम इस प्रोसेस को रिवर्स कर दें, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को लार्जर में कन्वर्ट करें, तो ये जो प्रोसेस होगा एनाबॉलिक प्रोसेस होगा और इसमें हमारे पास एनर्जी क्या होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा। तो ये तो आ गया, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपने जो है वो इसकी डेफिनेशन लिख लेनी है, उसके बाद इसकी 2 टाइप्स लिख लेनी है, ये डायग्राम आपने जो है वो बना देनी है, ठीक है। ये कवर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है यहाँ पे सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़, वाटर की जो है वो प्रॉपर्टीज़, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर को देखें तो हमारे पास ये देखें कि जो वाटर है ये एक मीडियम है लाइफ के लिए, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीडियम ऑफ लाइफ है, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सबसे ज़्यादा अबंडेंट कंपोनेंट जो है का अबंडेंट कंपाउंड जो है वो वाटर होता है। और अगर हम इसका ह्यूमन बॉडी के अंदर देखें तो 70 to 80% जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर वाटर होता है, और ह्यूमन बॉडी के अगर अंदर देखें तो हमारे पास 20% वाटर जो है वो बोन सेल्स में होता है, और 85% वाटर जो है वो हमारे ब्रेन सेल्स के अंदर होता है। बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी वाटर की जो परसेंटेज है वो चेंज होती रहती है, 65 to 89% ये परसेंटेज जो है वो चेंज होती रहती है। अब वाटर जो है इसके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से इसको जो है वो रिएक्शन मीडिया के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। इसके अंदर बहुत से केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। सबसे पहले जी हम इसमें देख लेते हैं नेचर ऑफ वाटर, ठीक है। नेचर ऑफ वाटर देखते हैं, एक मिनट में आपको कैमरा ऑन करके दिखाती हूँ। नेचर ऑफ वाटर में जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो है वाटर की पोलैरिटी, ठीक है। पोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस, ठीक है। दो एलिमेंट्स के दरमियान में, दो एटम्स के दरमियान में चार्जेस की अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, पोलैरिटी कहते हैं। अगर हम एक वाटर के मॉलिक्यूल को ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर का जो मॉलिक्यूल है इसमें हमारे पास एक तरफ जो है वो एक ऑक्सीजन एटम होता है और दो जो होते हैं वो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन एटम को अगर हम देखें तो ऑक्सीजन एटम इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो हाइड्रोजन एटम है ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा, जो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपने साथ वाले एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है, ठीक है, खींचता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, खींच रहा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। इधर भी वही केस है, वही ऑक्सीजन जो है वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो है वो खींच रहा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक हो गया। अब पार्शियल क्यों आया, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ नहीं ले रहा, बल्कि उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहा है, ये अपनी तरफ उसको जो है वो सारे के सारे अपने पास नहीं रख रहा, बल्कि बस उनको थोड़ी सी अट्रैक्शन फील करवा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सो पोलैरिटी में देखें तो वाटर के मॉलिक्यूल का एक जो है वो इस तरह की शक्ल हमें नज़र आती है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के थ्रू जो है वो आपस में अटैच हुए होते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम जो है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है सॉल्वेंट प्रॉपर्टी। सॉल्वेंट प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले मैं आपको एक रूल के बारे में बताती हूँ। वो रूल है लाइक डिज़ोल्व्स लाइक,
ठीक है। मतलब अगर हमारे पास सॉल्वेंट जो है वो पोलर है तो वो क्या करेगा, पोलर सोल्यूट को ही अपने अंदर डिज़ोल्व करेगा। अगर नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर को ज़्यादा अपने अंदर जो है वो डिज़ोल्व करेगा। अब वाटर जो है ये क्या है, पोलर है, हम देख चुके हैं ना उसकी नेचर देखी है, तो मतलब वो पोलर है, ठीक है। पोलैरिटी पाई जाती है वाटर के अंदर, तो पोलैरिटी मींस कि इसके अंदर जो सोल्यूट डिज़ोल्व होंगे, जो कि ज़्यादा अच्छे से डिज़ोल्व होंगे, वो होंगे हमारे पास पोलर सल्यूट्स, ठीक है। आयनिक सल्यूट्स जो होते हैं वो हम डिज़ोल्व करते हैं इसके अंदर। ओके, जैसे ही हम वाटर के अंदर जो है वो कोई भी आयनिक चीज़ डालते हैं, कोई भी पोलर सल्यूट डालते हैं, फॉर एग्जांपल NaCl कॉमन साल्ट ले लें, ठीक है, उसको हमने वाटर के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही ये वाटर के अंदर आएंगे तो Na पॉजिटिव, ठीक है, ये आयंस इसके बन जाएंगे, ठीक है। Na और Cl नेगेटिव होता है, ठीक है। अब जो नेगेटिव इसका जो पोल होता है इसकी तरफ क्या आ जाते हैं, वाटर के पॉजिटिव वाला जो पोल है इसकी तरफ आके बॉन्डिंग करने शुरू हो जाता है, ठीक है, इसको अपनी तरफ खींचता है। इसी तरह ये देखें, वाटर मॉलिक्यूल का जो दूसरा हाइड्रोजन है ये भी क्या करता है, उस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसके साथ बॉन्डिंग करना शुरू हो जाता है। और अगर हम पॉजिटिव को देखें तो पॉजिटिव का जो पोल है सोल्यूट का, पॉजिटिव वाला जो पोर्शन है उसको वाटर का नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव पोर्शन जो है वो उसको अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अब जैसे ही पॉजिटिव पोर्शन को, सोल्यूट के पॉजिटिव पोर्शन को वाटर के नेगेटिव पोल अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और जो नेगेटिव वाला जो पोर्शन होता है सोल्यूट का उसको वाटर के पॉजिटिव पोल्स जो हैं वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि ये जो सोडियम एंड क्लोरीन का जो बॉन्ड होता है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो इस तरह ये जो आयंस हैं ये अपनी फ्री फॉर्म में आ जाते हैं और जो है वो मोर फ्रीली जो है वो मूव कर सकते होते हैं। सो इसकी वजह से वो जो है वो अपने अंदर इसको जो है सोल्यूट को अपने अंदर कर लेते हैं, अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये हमें हेल्प करता है केमिकल रिएक्शंस में। क्यों? इसकी रीज़न ये है कि जैसे ही वाटर की सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से हमारे पास जो आयंस इसके अंदर डालेंगे वो क्या हो जाएंगे, अलग-अलग हो जाएंगे, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव में हो जाएंगे, यानी अपनी फ्री फॉर्म में आ जाएंगे। तो इस तरह से जब वो फ्री फॉर्म में आते हैं तो वो मोर रिएक्टिव हो जाते हैं। तो इस तरह जब हमारे आयंस जो होते हैं या सोल्यूट जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है तो केमिकल रिएक्शंस में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और बाकी अगर हम देखें सॉल्वेंट प्रॉपर्टी में, तो वाटर के अंदर अगर हम किसी नॉन पोलर चीज़ को जो है वो डिज़ोल्व करें तो वो उसके अंदर जो है वो डिज़ोल्व नहीं होगी। इस प्रॉपर्टी की वजह से बहुत सी जो फैटी एसिड्स होते हैं, बहुत सी नॉन पोलर चीज़ें होती हैं वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती है, और वो जो है क्या करती हैं कि इंटीग्रिटी जो होती है उसको जो है वो इंटीग्रिटी को जो है वो मेंटेन रखती हैं। देखें तो हमारे पास वो फ्रीली मूव करने लग जाते हैं, और जब वो फ्रीली मूव करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो रिएक्टिव हो जाते हैं टुवर्ड्स द केमिकल रिएक्शंस। तो यानी कि वो केमिकल रिएक्शंस के लिए लायबल हो जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक हो गया। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो पोलर सब्सटेंसेस वाटर के अंदर जो है वो ज़्यादा अच्छे से डिज़ोल्व हो जाती हैं, लेकिन नॉन पोलर सब्सटेंसेस जो होती हैं वो डिज़ोल्व नहीं होती, जैसे कि फ़ैट्स, ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, और ये फ़ैट्स लिपिड्स वगैरह जो होती हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती हैं। अब चूँकि ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होती हैं तो ये मेम्ब्रेन की जो शेप होती है उसको मेंटेन रखती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या है? हीट कैपेसिटी इज़ द एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी लिक्विड, के किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर 1 यूनिट से इंक्रीज़ करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं। यहाँ पे बुक पे आपकी जो डेफिनेशन है इसके, द नंबर ऑफ़ द कैलोरीज दैट इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ द वाटर फ्रॉम 15 to 16 डिग्री सी इज कॉल्ड एज द हीट कैपेसिटी। अब ये तो एग्जाम्पल में आ जाएगा ना, इसकी डेफिनेशन हम ये करेंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड
to raise the given mass of the matter by one raise the temperature of the given mass of the matter by 1 यूनिट। कि गिवन मास ऑफ मैटर का टेम्परेचर अगर हम 1 यूनिट जो है वो इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम हीट कैपेसिटी बोलेंगे। इसकी एग्जांपल हम दे लेते हैं कि अगर हम जो है वो वाटर का 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 15 to 16 डिग्री सी करना चाहते हैं तो उसके लिए जो हमारे पास हीट कैपेसिटी होगी, हीट एनर्जी होगी, वो कितनी रिक्वायर्ड होगी, 1 होगी। ठीक है, 1 कैलोरी। दिस इज़ बिकॉज द मच ऑफ द एनर्जी इज़ यूज टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, क्योंकि ज़्यादातर एनर्जी जो होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए यूज़ होती है। अब देखें कि हीट कैपेसिटी में वाटर की जो है वो बहुत ज़्यादा हीट कैपेसिटी होती है, क्योंकि वाटर जो होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता होता है। अब इसका हमें क्या फ़ायदा होता है, हमारी बॉडी के अंदर क्या फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि वाटर की हीट कैपेसिटी जो होती है वो होम्योस्टेसिस में हेल्प करती है। होम्योस्टेसिस मीन अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन रखना, उसको होम्योस्टेसिस कहलाता है। यानी कि अगर हम जो है वो कोई ज़्यादा भाग दौड़ वाला काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो है वो हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एनर्जी जो होती है वो इन द फॉर्म ऑफ द हीट कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब वाटर जो होता है उसका फ़ायदा ये होता है कि वो जो एक्सेस हीट होती है उसको अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह हमारा जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल रहता है। ठीक है, और जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्रीज़। ठीक हो गया। हीट कैपेसिटी के बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज़ रिक्वायर्ड टू वेपराइज अ लिक्विड, कि किसी भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना या फिर वेपर्स में कन्वर्ट करना, इसको क्या कहते हैं? हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, हीट ऑफ वेपराइजेशन जो वाटर की होती है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो हाई होती है। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि ये कूलिंग में हेल्प करती है। ठीक है, किस तरह कूलिंग में किस तरह से हेल्प करती है कि अगर स्वेटिंग देख लें कि अगर जब पसीना आता है तो जो वाटर होता है हमारे जो पोर्स होते हैं, स्किन के अंदर जो पोर्स होते हैं उनमें से जो वाटर निकलता है वो वाटर वेपराइज हो जाता है, यानी वेपर्स में कन्वर्ट होके गायब हो जाता है। ठीक है, जैसे ही वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है बाद में हमारे पास जो है वो कूलिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमें जो है वो कूलिंग फील होती है। अच्छा जी, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज़ 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम है, विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द हीट प्रोडक्शन बाय ऑक्सीडेशन। ओके, आगे इवेपोरेशन ऑफ ओनली 2 मिलीलीटर आउट ऑफ 1 लीटर ऑफ द वाटर लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग 998 मिलीलीटर बाय 1 डिग्री सी। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। द वाटर मॉलिक्यूल्स आयोनाइज टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल आयंस। वाटर की जब हम जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं तो ये हमेशा एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, जिसके नतीजे में हमारे पास जो है वो प्रोटॉन्स या फिर हाइड्रोजन आयंस बनते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो हाइड्रोक्सल आयंस बनते हैं। दिस रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल बट इक्विलिब्रियम इज़ मेंटेन्ड एट 25 डिग्री सी। द कंसंट्रेशन ऑफ ईच हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल आयंस इन द प्योर वाटर इज़ अबाउट 7। ठीक है, 7 मोल पर लीटर होती है। 7 यानी 10 की पावर 7 मोल पर लीटर होती है। एंड द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल आयंस अफेक्ट एंड टेक पार्ट इन मैनी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। अच्छा जी, अब इस प्रॉपर्टी में जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर बहुत ही ईजीली हो जाती है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। रूम टेम्परेचर पे हमारे पास जो हाइड्रोजन, जब वाटर अगर ब्रेक डाउन होता है रूम टेम्परेचर पे, तो हमारे पास हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल आयंस की कंसनट्रेशन जो होती है वो हमेशा 10 की पावर -7 मोल पर लीटर होती है। ठीक है, और इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये जो आयंस बनते हैं ये बहुत से रिएक्शंस में जो है वो हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज का बनना। ठीक है, उसके दौरान भी बहुत से प्रोटॉन्स की लिया जाता है रिएक्शंस के अंदर, तब जाके हमारे पास एक नई चीज़ बनती है। ठीक है, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर्स में हम इसको बड़ी डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट है जी प्रोटेक्शन। वाटर इज़ एन इफेक्टिव लुब्रिकेंट दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रिक्शन। ठीक है, ये एक लुब्रिकेंट के तौर पे भी जो है वो
यूज़ किया जाता है। और लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो ऑयल्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, ये भी लुब्रिकेंट्स के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल टीयर्स, वाटर एक लुब्रिकेंट के तौर पे जो है वो एक्ट कर रहा होता है, ठीक है, लुब्रिकेंट का रोल प्ले कर रहा होता है। अगर हम अपनी आइज़ की एग्जांपल इसमें देखें तो आइज़ में जो टीयर्स होते हैं, दे प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ द आइज़ फ्रॉम द रबिंग ऑफ आईलेट्स, के आईलेट्स की रबिंग, जो हमारी आईलेट्स होती हैं, जब हम इसको खोलते बंद करते हैं तो ये हमारे जो आई का जो बॉल होता है उसके साथ ये रब कर रहा होता है, ठीक है। हो सकता है अगर वाटर ना आना होता तो इनके दरमियान में फ्रिक्शन हो जानी थी, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से बहुत से फिर क्या कह लें कि मसले भी हो जाने थे, ठीक है। तो उस फ्रिक्शन से बचाने के लिए हमारी आंखों के अंदर वाटर को रखा गया एज ए लुब्रिकेंट। सो आज का जो लेक्चर था वो यहीं तक था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। सो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।